ये अपनी पाठशाला इन बच्चों को पढ़ाना ये कोई शुरुआती कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। शुरुआत में ये था कि कोई ना कोई अपना काम है ना वो करते रहेंगे, चाहे पर्यावरण हो चाहे और किसी की पीड़ा की कोई बीमारी में कोई सहयोग करना हो। रणवीर जाखड़ बहुत ही संघर्षों में रहा है। जी। बहुत ज़िंदगी के बद से बदतर दिन भी देखे हैं और आज इतना प्यार दे करके बहुत ही सुखद दिन भी देख रहे हैं। सोचा नहीं था कि आज अपन जो इसका निर्माण एक भव्य करीब 10 करोड़ की लागत की जो बिल्डिंग बनने जा रही बिल्कुल, है। हम मैं 2 बार एकदम मौत के मुँह के पास जाकर के आ गया। एक बार तो ट्रक के नीचे आने से बाल-बाल बचा। एक बार ऐसी एक्सीडेंट हुई कि बस हेलमेट नहीं होता, हेलमेट टूट गया था, फूट गया था पूरा, तो उसी दिन अंत हो जाता। मैंने उस दिन तय किया कि भई आज का दिन अपना यहाँ ये अंतिम दिन निश्चित ही था। बिल्कुल। आगे की ज़िंदगी है, ये अपनी बोनस ज़िंदगी है। तो ये बोनस ज़िंदगी को अपन देश दुनिया की मानवता जितना अपन बेहतरीन काम कर सकते हैं जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण करके, जो एक सुंदर काम हो सकता है, जो इंसान को एक सुंदरतम काम करना चाहिए, अपन वो करने का पूरा जतन करेंगे। मैं जब भी निर्मल जी की पोस्ट देखता था, मुझे लगता था कि ये इंसान शिक्षा के क्षेत्र में है और दान भी कर रहा है। वो कहीं किसी धर्मशाला में 1 करोड़ दे दिया, कहाँ हॉस्पिटल में 1 करोड़ दे दिया। ऐसे मैंने कई बार उनके पढ़े। जी। मैंने देखा कि ये इंसान है ना, इस पाठशाला में बड़ी भूमिका निभा सकता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसने चूरू नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत में इतिहास रच रखा है। नया कीर्तिमान रचता जा रहा है। वो कौन है? वो शख्स है एक पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, और जिसकी जिंदगी का सपना था कि कोई बच्चा कलम के बिना नहीं रहे। झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ने वाला बच्चे के हाथ में कलम हो, हर बच्चे के हाथ में किताब हो और उसका भविष्य भी सुनहरा हो। तो आइए आज की मुलाकात आपसे कराते हैं धर्मवीर जाखड़ से। सबसे पहले सर, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। धन्यवाद। कई दिनों से हमारा सपना था कि आपके इस संघर्ष को हम बोल हिंदुस्तान के परिवार के माध्यम से लोगों तक दिखाएं, बताएं। आज वो संयोग बैठा है और हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। शुरुआत हम करते हैं कि जब आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, जब आप पुलिस में भी नहीं थे, क्या तब से ये सपना था कि झुग्गी झोपड़ियों में इन बच्चों को, जो मैंने संघर्ष किया है, मैं पढ़ना चाहता था, मैं कुछ बनना चाहता था, वैसे ये जो बच्चे जो कचरा बीन रहे हैं, घरों में पैसा मांगने के लिए जाते हैं, भटक रहे हैं, इनको मैं देखूं, तो शुरुआत कैसे की इस चीज़ की? देखिए, इन बच्चों को तो अपन हमेशा से जब बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जब देखते थे, तो हमेशा से ये एक तमन्ना थी कि भई ये इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। जी। ये सदा ज़िंदगी भर यूँ ही रोडों पर ही अपनी ज़िंदगी वो गुज़ार देंगे। जब तक इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक इनका भविष्य यूँ ही अंधकार में रहेगा। इनको एजुकेशन है वो प्रॉपर इनको मिलनी चाहिए, तभी इनका जीवन संवर सकता है। तो ये हमेशा से ही ऐसा भाव था। कैसे शुरुआत कैसे हुई? आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले वो जानना चाहते हैं, क्योंकि धर्मवीर जाखड़ को झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे पढ़ाते हैं, उनके सहयोगी हैं, सब जानते हैं राजस्थान में, और तमाम तरह के लोग आपको सहयोग भी करते हैं। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? वो सबसे पहले हमें बताएं। शुरुआत तो यूँ है कि जैसे अब हमेशा से अपने महापुरुषों को अपना एक आइडियल मानना है जी। और अपनी पाठशाला का जो निर्माण अपने यहाँ शुरू किया है, तो ये भी 23 मार्च भगत सिंह के शहादत दिवस से ही किया है। जी। और मेरे दादा स्वयं के जो दादा थे वो भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। सुभाष चंद्र बोस की सेना में उन्होंने बर्मा और जापान की जेलों में 7 साल गुजारे हैं और जंगलों में खूब देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। देश की आज़ादी में उनका बड़ा शानदार सपोर्ट रहा है। उनको भी हमेशा अपना आइडियल माना, आदर्श माना। सोचा कि दादा ने देश के लिए इतना त्याग किया है, तो क्यों ना अपन भी देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा करें। दादा ने कभी भी सरकार से कोई ज़्यादा सुविधाएँ नहीं ली, केवल अपनी पेंशन के अलावा। यानी हालाँकि सरकार की ओर से खूब सारे उस टाइम में अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको खूब सारी सुविधाएं सुविधाएँ मिलती मिल हैं। रही थी। जी। लेकिन दादा का ये था कि मैं मेरी पेंशन के अलावा मुझे वो सरकार से कुछ नहीं चाहिए। जी। तो उनका जो त्याग था देश के प्रति, जो भावना थी, वो हमेशा से ही ऐसा था कि दादा इतना जब देश के लिए इतनी उसकी अच्छी सोच थी, तो अपन भी क्यों ना कुछ देश के लिए अच्छा करें। ये अपनी पाठशाला इन बच्चों को पढ़ाना ये कोई शुरुआती कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। शुरुआत में ये था कि कोई ना कोई अपना काम है ना वो करते रहेंगे, चाहे पर्यावरण हो चाहे और किसी की पीड़ा की कोई बीमारी में कोई सहयोग करना हो। ऐसा सा मान लीजिए अपन जहाँ भी कोई अवसर मिलेगा,
चाहे योग से कोई स्वस्थ करना हो, योग का भी मैंने काफी दिनों तक अच्छा प्रयास किया कि मैं लोगों को स्वस्थ करेंगे, खुद भी स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे। तो वो भी किया हमको, इस ये भी एक भाई मानव सेवा है अगर ऐसा हो सकता है तो। लेकिन वह अंततः क्या हुआ कि 7 साल पहले ऐसे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे पुलिस लाइन में आए, और जब उनके बारे में पूछा कि बच्चे आपका भाई क्या है, माता पिता कहाँ हैं, तो वो बोले माता पिता हैं ही नहीं। तो वो शायद मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो उनके घर में जा करके झोंपड़ियों में जा करके देखा तो वास्तव में उनके माँ बाप नहीं थे। तो तब हमने एक, हमारे जो मित्र हैं मुकेश मील हैं, अपने सुमित गुज्जर हैं, अजय गोयल हैं, ओम प्रकाश भुक्कल हैं, उनसे चर्चा की। तो इन बच्चों को पढ़ाने की हमने एक औपचारिक रूप से एक बोर्ड डस्टर ला करके और इनको पढ़ाने की शुरुआत करते हैं। अपन घंटा भर इनको साक्षर भी कर देंगे तो भी कुछ ठीक है। हाँ कुछ ये बुनियादी हाँ, जरूरतें कुछ बदहाली से जरूर ये बाहर निकल जाएंगे। वो कारवा इतना सुंदर चला, इतना समाज को पसंद आया, इतनी सोसाइटी को भाया कि खूब सारा सपोर्ट किया। उन बच्चों को खाने की, बैग की सारी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। हमें भी जनता से जब इतना प्यार मिला तो हमें हौसला आया और हमने उस काम को रफ्तार दी। बच्चों को भी जोड़ते गए, ये कारवां आगे बढ़ाते गए बिल्कुल, और लोग जुड़ते गए और लोग कारवां बनता गया। इस कार्रवाई की हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और इसी के लिए हम आपके पास आए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपके बारे में, आपकी कुछ निजी ज़िंदगियों के बारे में, जो लोग चाहते हैं कि कहाँ से धर्मवीर जाखड़ आता है, क्या बनना चाहता था, क्या बना, क्या लक्ष्य है, उनके बारे में आप बताएँ। आपके कहाँ से आए आप, कहाँ? धर्मवीर जाखड़ बहुत ही संघर्षों में रहा है। जी, बहुत जिंदगी के बद से बदतर दिन भी देखे हैं और आज इतना प्यार दे करके बहुत ही सुखद दिन भी देख रहे हैं। जी। तो यानी जिंदगी का उतार चढ़ाव है ना, ये सारे अच्छे बुरे कहते हैं ना, वो आला सुक्का सब देखा है। जी। तो वो सारे दिन देखे हुए हैं। बहुत ही क्या जिंदगी बनना में चाहते थे आप? सुना है, हमने पढ़ा है कि कांस्टेबल बाय चांस लग गए आप, मतलब कि ज़रूरत मानो, या कुछ कुछ और बड़ा बनना चाहते थे? कुछ नहीं, जब होश आया पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद में हम अपनी सोसाइटी में जैसे एक है कि भाई मैं नौकरी लगूं, जी, और ज़्यादातर अपना ध्यान फौज पुलिस या फिर टीचर की ओर ही है। बिल्कुल। तो तैयारी तो टीचर की कर रहे थे, जी, लेकिन पुलिस में सोचा कि एक बार इसमें बेरोजगार हैं तो रोजगार हो जाए, तो ये पुलिस में भी हो जाए तो भी ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा सा सोच के इसकी तैयारी की, इसमें संयोग से इसमें सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन हो गया तो फिर सिलेक्शन के साथ साथ में भी प्रयास किया कि टीचर की तैयारी करके टीचर बन जाएं। लेकिन उसी बीच में ये पाठशाला का प्रारूप बीच में रख दिया गया, क्योंकि अभी एक बार मेरे को पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, मैं कोई भक्ति काल रीति काल ये पढ़ रहा था। जी, भक्ति काल में काफ़ी मन लगा कि हाँ, इतने संत महात्मा हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो अच्छा लगा। उसके बाद में रीति काल आया, वो मुझे ज़्यादा जटिल लगा अच्छा। और उसमें मैं काफ़ी उलझा रहा। इसी बीच इन बच्चों का पुलिस लाइन के मिलना-जुलना। क्वार्टर में आना हो गया हुँ। और मैं उसी दिन वो किताब एकदम समट के छोड़ी। वो ये ज़िंदगी भर पता नहीं कितनी बार भक्ति काल को पढ़ लिया, कितनी बार रीति काल को पढ़ लिया। ज़िंदगी भर ये पढ़ते रहेंगे का कुछ मतलब ज़मीनी स्तर पर कुछ करें। बिल्कुल। भले ही पुलिस की नौकरी में है तो क्या हुआ, अपने से साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, तो जितनी ड्यूटियों में अपने को समय मिलेगा इतना अपन कर लेंगे, बाकी साथी करेंगे। तो ऐसा करके उस दिन उस किताबों को समेटा। ना कोई मास्टर बनना है, ना कोई और कुछ बनना है, ना कोई अधिकारी आईपीएस बनना है, आईपीएस अधिकारी का भी ऐसे कोई कुछ सपना? आईएएस आईपीएस कुछ नहीं बनना है। अच्छा, सपना तो था, बनना कोई चाहते थे? कुछ भी उससे पहले बनना चाहते थे? कोई आईपीएस। अब ये सपना क्या, ये सिलेबस का ही पता नहीं था कि अच्छा, आईपीएस का सिलेबस है क्या। अच्छा। और मैं समझता हूँ गांव में 99% को आज भी नहीं पता होगा कि आईएएस आईपीएस का सिलेबस क्या चीज़ होती है, उसका क्या प्रारूप है कि वो अपन उसकी तैयारी करके आए। ये इस चीज़ की जो आप कार्रवाई की, जिसकी बात कर रहे हैं अपन, उसकी औपचारिकता कब शुरुआत हुई उसकी? किस दिन आपने ये ठान लिया कि आज से हम इन बच्चों को 1 घंटा, आधे घंटे हम अपने सहयोगियों के साथ पढ़ाएँगे? कब से शुरुआत की थी इसका? ये 29 दिसंबर 2015 की बात है। अच्छा, तो उस दिन हम एक चौक डस्टर लेकर के आए थे, कुछ बिस्किट वगैरह कुछ बच्चों के लिए लेके आए। जी। और इसी दिन सोचा नहीं था कि आज अपन जो इसका निर्माण एक भव्य करीब 10 करोड़ की लागत की जो बिल्डिंग बनने बिल्कुल, जा रही बिल्कुल, है। हम बात करेंगे उस पे, आराम से आएँगे। हाँ, हाँ, शुरुआती से। मैं बता रहा हूँ कि भई इस स्तर तक जब पहुँचे, ये सोच के नहीं किया था। बिल्कुल। सिर्फ़ इतना ही किया था कि इन बच्चों को अपन साक्षर कर दें। इनका जो शोषण होता है, इनको पता ही नहीं होता है कि ये बस जयपुर जा रही है, अजमेर जा रही है। तो इतना सा ये अपना हिसाब-किताब, अपनी मज़दूरी है, हुँ, हुँ। तो उसका हिसाब-किताब थोड़ा अच्छे से कर ले, ताकि इनका कोई ठेकेदार वर्ग है तो वो भी शोषण ना करे, या और कोई संपन्न वर्ग है तो वो भी शोषण ना करे, इनका शोषण रुके।
तो ऐसा सा सोच के ये शुरुआत की थी। बिल्कुल। कितने लोग थे आप शुरुआत में? शुरुआत में 3-4 साथी थे हम तीन बस। चार साथी थे। हाँ, ये जब आज लगभग 7 साल होने को जा रहे हैं हाँ, और हाँ। 7 साल बाद में ये कारवां इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब यहाँ झुग्गी झोपड़ियों के लिए, और शायद पहला हिंदुस्तान में ऐसा हो या किसी और ने किया हो, कितना बड़ा विद्यालय बनने जा रहा है जहाँ उनके लिए हॉस्टल भी होंगे, बाहर से भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ना चाहते हैं, किसी मजबूरीवश नहीं आ पाते, वो भी यहाँ निःशुल्क आ सकते हैं। और सब कुछ, यानी कि जो सरकारी स्कूल में भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो सुविधाएं आप यहाँ उनको मुफ्त में मिलेंगी। ये कार्य के साथ साथ क्या मुसीबतें आई आपको? अभी तो आपके पास लोगों का समर्थन है, अच्छे लोग भी मिल रहे हैं आपको, लेकिन जब शुरुआत आई तो कठिनाई आती हैं। समाज के लोग, आपके आसपास के लोग, और जिस राजस्थान पुलिस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी कैसे सपोर्ट करते थे आपको, और किन समस्याओं का सामना किया आपने? देखो, समस्याएँ तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में आती हैं, जी, क्योंकि ये बच्चे भी वो बच्चे हैं जिनको आसानी से अगर जोड़ा जाता तो सरकारी स्कूलें खूब हैं, बिल्कुल। तो वहाँ से वो उसी में चले जाते। लेकिन ये तो वो बच्चे हैं जो अपराधों में भी हैं, जो नशों में भी हैं, इनको जोड़ना यानी जटिल काम है। इनके माता-पिता नहीं चाहते इनके बच्चों के पढ़ें, ये चाहते हैं कि बच्चा मेरा भीख माँग के ले आए, ₹2 ₹50 ₹100 शाम को ले आएगा, तो आधे से उनका बाप है वो दारू पी लेगा, आधे से उनकी कोई सब्जी रोटी है वो आ जाएगी, तो उनका ज़िंदगी चलती रहेगी। बच्चे को भी स्ट्रेस पड़ता है, वो अपने ₹5 की कोई मूँगफली खा लेता है, कोई चॉकलेट खा लेता है, तो उसको भी वो उसका जीभ का लालच है वो पड़ा रहता है, और ज़िंदगी उसी उलझन में उनकी वो कटती रहती है, और वो बदहाली में ही जीते हैं और बदहाली में ही मर जाते हैं। तो इस काम को जोड़ने में, इन बच्चों को जोड़ने में भी काफ़ी जटिल रहा, लेकिन जटिलता रही इसमें। जटिलता रही बिल्कुल रूप से। समाज, लेकिन अपन मेरे जो पुलिस जो अधिकारी हैं, उनका कुछ अधिकारी तो ऐसे थे जिन्होंने यानी मेरे को कांस्टेबल नहीं समझा। हुँ, हुँ। एक यानी अपना बराबर का सा अधिकारी समझ करके ही हमेशा ऐसा सा मेरे कोऑपरेट साथ किया व्यवहार मतलब। किया। हुँ। यानी मैंने जब फ़ोन किया कि सर आप इस समय आएँ, बच्चों को आज ये कोई आए हुए हैं, ये बच्चों को बैग देना चाहते हैं, तो आप आएँ, आपके हाथों से दिलाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। तो इतना हो सकता है कि धर्मवीर तू मेरे को 5 मिनट 15 मिनट थोड़ा-सा पहले बताया कर, कोई काम होते तो तुरंत ही अच्छा। बताता है। तो जिनमें राहुल बारठ सर हैं, जी। उनका मैं विशेष नाम लूँगा, हुँ, हुँ। और तेजस्विनी गौतम मैम भी, विष्णुदत्त बिश्नोई जिसमें वो प्रकरण हुआ था, प्रकरण हुआ था, उससे आत्महत्या वाला। पहले तक बहुत ही उनका शानदार सपोर्ट रहा है इस काम में, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अधिकारियों का साथ नहीं होता तो निश्चित रूप से पाठशाला का बिल्कुल, आप आविष्कार जिस जॉब इस में स्तर तक हैं, नहीं जिस होता। प्रोफ़ेशन में हैं, वहाँ आपकी ड्यूटी तो वैसे भी कहते हैं कि पुलिस की ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, बिल्कुल, और 24 घंटे में इन बच्चों के लिए निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर अधिकारी ये नहीं चाहें। बिल्कुल। कभी कोई ऐसा, मैं नाम नहीं पूछूँगा, कोई अधिकारी ऐसा है कि चाह रहा हो कि भई अब धर्मवीर जाखड़ ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है, एक फ़ेम भी मिल रही है, लोग भी चाहने लग गए हैं, और सपोर्ट भी हो रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा दबाया जाए? इसको थोड़ा मतलब का नहीं, अभी तक मेरे को किसी अधिकारी ने ऐसा कोई ना तो संकेत दिया, ना कोई मेरे को ऐसी कोई ज़्यादा परेशान किया। अब कुछ तो चीज़ें थोड़ी बहुत तो चलती रहती हैं, जी। वो दूर हो गई, लेकिन अब फ़िलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, हर अधिकारी सपोर्ट भी करते हैं, जैसा भी उनसे हो पाता है। और बाकी मैं इतना ज़्यादा समय, क्योंकि मैं भी खुद ड्यूटियों में ही रहता हूँ, मैं कोई पाठशाला में दिन-रात मैं यहीं नहीं रहता, जी। ना मैं पढ़ाने का मैं काम कर पाता हूँ, पढ़ाने की भी एक टीचर की पूरी टीम है। मैं तो कभी-कभार जब भी ड्यूटी से मेरे को समय मिलता है, मैं तभी आता हूँ, और तब आकर के मेरे से जितना संभल पाता है, या फिर मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। जी। सच में तो मैं उसी पे दुनिया से बिल्कुल, कनेक्ट हूँ, उसके सब विचार, आपके विचार काफ़ी लोग देखते हैं, बिल्कुल सब साथियों प्रभावित से भी होते उसी इसी सोशल मीडिया से ही कनेक्ट हूँ। हैं। तो मैं इनसे जुड़ा करके मैं जब भी बीच में बच्चों के पास आता हूँ, मैं कोई इनके साथ एक वीडियो बनाता हूँ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भई हाँ, इन बच्चों की पढ़ाई का ये लेवल हुआ है, यहाँ तक पहुँचे हैं, इस समय इनकी ये ज़रूरत है। तो वो मैं आपको सबको सोशल मीडिया से दिखाता रहता हूँ। बिल्कुल, हमने भी आपकी शुरुआती चीज़ें सोशल मीडिया से ही देखी थी, और आप बड़ा क्रांतिकारी चीज़ें लिखते भी हैं, विरोध को विरोध के स्वर में और साथ को साथ के स्वर में भी आप लिखते हैं कि कोई अन्याय हो तो उसके खिलाफ भी लिखना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप इस प्रोफ़ेशन में होते हुए भी कई बार ऐसा लिख देते हैं, हम आपकी कमेंटें बहुत पढ़ते हैं। कई बार वो आपने ख हमें भी कई स्टोरियों के लिए ऐसे कहा है हाँ, कि भई हाँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत भरपूर गालियाँ पड़ी हैं। जी। मैं हाँ, क्या कि अंधविश्वास से जो चीज़ें होती है ना, मेरा जो विशेष प्रयास रहता है, हालाँकि मेरी नौकरी में
ऐसा लिखना बहुत ही संवेदनशील है, जी। क्योंकि ना उसको तार्किक रूप से आप लिखते हैं। बिल्कुल मैं बहुत ही संयमित लिखने का प्रयास करता हूँ, ताकि उसमें अपने जीवन में सुधार भी हो और उसे कुछ देखे तो किसी को ज़्यादा बुरा भी ना लगे। जी, बिल्कुल। जितने एकदम खड़ी चोट किसी को ना ऐसे मिले। हाँ, अचानक ऐसे नहीं लगे कि इसका अटेंशन अंधविश्वासों में जाने की बजाय पहले हम चीज़ को जानें, जी। जाने समझे फिर हम किसी को फॉलो करें, चाहे वो पाठशाला ही क्यों ना हो। मैं ये भी कहूँगा कि पाठशाला से भी जुड़ने के लिए या यहाँ कोई दान दक्षिणा करने के लिए भी पहले होश पूर्वक विवेक से जांचें परखें और 100% ये लगे कि हाँ यहाँ देना उपयुक्त है तो ही करें, और ऐसा हर जगह करें, चाहे वो किसी कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। हाँ, जहाँ उसका सदुपयोग हो उसमें हाँ आपके बिल्कुल, चाहे जी किसी संत महात्मा को भी अपन जाते हैं तो उसको भी उनको भी अपन पहले परखें, सीधा ही पैर न पड़ने लग जाए। मेरा तो ऐसा सा एक बिल्कुल। व्यू है कि कोई कपड़े पहन लेने से कोई आदमी इतना दिव्य नहीं बन जाता, या कोई साधारण कपड़े करने से कोई आदमी इतना बुरा भी नहीं हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। कपड़ों से आदमी की कोई ज्यादा विशेष पहचान न नहीं। होकर के उसके जो विचार हैं, उनके जो कर्म हैं, उन्हीं से अपने को उनका आदर सत्कार है, उनका मान सम्मान है, वो करना चाहिए। मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जब ये दौर की शुरुआत हुई थी, पैसों की कमी आती है क्योंकि इतना बड़ा आपका जॉब भी नहीं है कि इन बच्चों को आप पढ़ा सके, सहयोग धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन ऐसे सामाजिक जो काम होते हैं उसमें जो सरकार में होते हैं या जो नेता लोग होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो क्या आपके को उनका सहयोग मिला था, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में सरकार में हैं या पूर्व में जो सरकार में रहे या जो सामाजिक कार्यकर्ता टाइप हैं, उनसे आपको सहयोग मिला, मोटिवेशन मिला कि हाँ आप करते रहे, हम आपके पीछे खड़े हैं? देखो इस पाठशाला में ना सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही बेमिसाल साथ है। नेताओं का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि उनका सपोर्ट नहीं है, उनका भी सपोर्ट है। और निश्चित रूप से वो आज तक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अब कर रहे हैं, जी। अब आगे आ रहे हैं। चाहे एमपी साहब हो तो वो भी एकदम इस काम को अपना जुनून सा लेकर के चल रहे हैं। विधायक जी हैं तो वो भी शानदार सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी अपने जो शिलान्यास हुआ तो यहाँ पर भी वो पहुँचे थे और अपने विधायक कोटे से उन्होंने घोषणा भी की है। बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए आ रहे हैं और काफ़ी उनको पसंद है, सब नेताओं को पसंद है। कोई नेता मेरे को ऐसा नहीं मिला जिनको कोई ये काम में कोई कमी लग रही हो या कोई काम खराब लग रहा हो, सबको पसंद है। लेकिन सामाजिक साथी हैं, जो समाज में वास्तव में बदलाव चाहते हैं, जो शहीदों को अपना आइडियल मानते हैं, उन साथियों का बड़ा लाजवाब, बड़ा शानदार सपोर्ट रहा है, बेहतरीन रहा है। बिल्कुल, हमने एक केस देखा था जब कोई दुबई के अंदर कोई साथी पीड़ित था, उसके लिए आपकी एक टीम थी। बिल्कुल। सोशल मीडिया का अभियान चला था। अपने यहाँ चूरू के पास से भी एक गांव था जो सऊदी अरब की जेल में बंद था, उसके लिए भी अभियान चला था। तो उस अभियान में भी 60 लाख रुपए क्या मामला हुआ था वो कोई ब्लड मनी का केस होता है। जैसे सऊदी अरब में कोई अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और तो उसकी जो अगली जो पार्टी है, जो डेथ हो जाती है ना, तो वहाँ उनका नियम है कि 3 लाख रियाल उनको अर्जाने के तौर पर देनी पड़ती हैं। अगर वो 3 लाख रियाल दे देता है तो वो तुरंत भी रिहा हो सकता है। अगर वो नहीं देता है तो उसका कोई अंत नहीं है कि वो 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, जीवन भर रहेगा। जब तक अगली जिसका वो नुकसान हुआ है वो पार्टी संतुष्ट नहीं हो जाती है, तब तक वो जेल में ही रहेगा। ये सूचनाएं आपको कैसे मिलती है, मतलब इन लोगों का संपर्क आपसे कैसे होता है उस दौरान, उस घटना का जैसे आपसे संपर्क कैसे ये तो इन्हीं कार्यों से होता है कि अपन जब किसी लड़की की शादी का कोई अभियान चला रहे हैं तो उसी बीच में सूचना जाती है कि यार फलाने गांव में एक ऐसा सा भाई है और उसकी माँ पीछे से रो रो करके खत्म हो गई, किसी का बाप खत्म हो गया, तो उनको आप थोड़ा सा देखो, ये वहाँ फंसा हुआ है। बिल्कुल, आप धरातल पे जाके भी चेक करते हैं कि भाई वास्तव में? बिल्कुल देखते हैं कि वास्तविकता है क्या। वो बताते हैं, पहले तो बताने वाले बताते हैं कि यार ये निर्दोष है और ये अनचाहे में इसके साथ जो दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसका सपोर्ट करो, इसको निकालने का प्रयास करो। तो उनके अभियान चलाए और उनमें काफ़ी सफलता मिली। नागौर का एक केस चला था ऐसे ही, सऊदी अरब में बंद था, उसके 80 लाख रुपए इकट्ठा हुए, तब वो सऊदी अरब की जेल से वो अर्जाना वहाँ दे करके वो इंडिया आया। लेकिन उससे हुआ क्या कि जो मानवता प्रेमी थे, जो जात संप्रदाय से ऊपर उठ के काम करने वाले जो लोग थे ना, उनका एक संगठन बना अलग ही, जो मानवता के प्रति काम करना है, चाहे वो किसी जात से कोई लड़का लड़की, कोई महिला पुरुष कैसे भी पीड़ा में हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे उसके कोई हाथ लगाने हो, तो ऐसे जहाँ भी जिनको लग रहा है कि यहाँ ज़रूरत है, किसी बेटी की पढ़ाई हो या किसी बेटी की कोई शादी में कोई सपोर्ट करना हो, तो उससे वो मानवता प्रेमियों की एक टीम बनी
और वो लोग बाहर निकल कर के आए कि भाई हाँ, अपना एक ये भी एक धर्म है, ऐसे ऐसे कामों में सपोर्ट करना, अपनी आय का एक हिस्सा ऐसे लोगों को दे करके इनको इसकी विपदा से बाहर निकालना, इसको इस अंधेरे से बाहर निकालना, ये भी एक धर्म है। तो इसको अपन सारे मिलके करें। तो उससे वो एक टीम बन करके वो कई सैकड़ों घरों में आज तक लाभ पहुंचा चुकी है। जी। तो वो एक अलग ही एक मानवता का एक अलग ही जो ओरा है वो तैयार हुआ। ये जब ये इस दौरान ये चल रहा था, सब हो रहा था, आप बता रहे हैं 80-80 लाख रुपए आपने इकट्ठे किए, आपकी टीम ने इकट्ठा किया, निसंदेह जब उस परिवार को अपन अपने इकट्ठे अकेले अपन ने नहीं आपकी अपन टीम इसमें एक हिस्सा रहे हिस्सा हैं। रहे, एक टीम समूह हाँ, बाकी क्या- पूरा मतलब हजारों साथियों ने हाँ। मिल करके किया है। ये यही कह रहा हूँ कि एक सुकून मिलता है कि किसी हाँ। रोती हुई माँ के आपने आंसू पूछे, उसके बेटे को आप लेके आए, बाप निश्चित ये तो हाँ। अपना सामाजिक दायित्व है। लेकिन इसी दौरान अगर कोई कुछ लोग जो ना तो आपका सहयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अच्छा धर्मवीर तो ऐसे ऐसे काम करके प्रपंच रच रहा है नए नए, एक की मदद कर दी 80 लाख रुपए की, और उसके बदले में उन्होंने 1 करोड़ रुपए उनके पास आ गए, 20 लाख रुपए इनकी टीम ने आपस में बांट ली। ऐसा कभी आया आपके पास कोई? हाँ, कुछ लोग लिखे हैं ऐसे सोशल नहीं, मीडिया पे या कोई फोन करके या नहीं कहीं? लिखने वाले लिखते हैं और करने वाले करते भी हैं। अच्छा। ऐसा यानी भाव कोई आता है ना, ऐसा विचार आता है या ऐसी कोई बात आती है, तो वो कहीं न कहीं ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं। हम्म, तो अगर शादी है, किसी लड़की की शादी करानी है, 10 लाख आ गए, 2 लाख लगा दिए, 8 लाख बचा लिए, ऐसे हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ जो लिखने वाले हैं वो बिल्कुल ही एकदम निराधार बात लिखते हैं। निराधार बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सारे के सारे गलत भी नहीं होते। आप इसमें कैसे पारदर्शिता रखते हैं? हम पारदर्शिता ये है कि हम अपने पास तो कुछ रखते नहीं, जी। और सारा का सारा एक संस्था, एक एनजीओ का गठन कर रखा है। जी। तो उसी में ट्रांजैक्शन होता है, उसी से जो निकासी होती है, तो संस्था के दो प्रतिनिधि होते हैं, वही उससे निकास कर सकते हैं। जी। और उसका सारा वो जो बिल वगैरह लगाना है वो संस्था के अपने जो साथी हैं वही लगाते हैं, वही करते हैं सारा। वो ट्रांजैक्शन है तो उसका पूरा ब्यौरा है, वो ऑनलाइन भी कर दिया अब तो। अच्छा, ऑनलाइन भी क्या ऑनलाइन कर कोई दिया, भी अब कोई भी देख सकता है कि संस्था में कितना पैसा आया और कितना लगा? हाँ, कितना आया है ना, हम्म। कितना संस्था में जमा है, कितना आया, वो ऑनलाइन भी हो गया है। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि भाई मेरा नाम नहीं आए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, नाम नहीं आए, तो वो चीजें भी ऑनलाइन होती हैं? नहीं, गुप्त दान तो अलाउ ही नहीं है, ये मानो थे। गुप्त दान तो सरकार भी मान लीजिए बंद कर रही है, और गुप्त दान तो मान लीजिए जैसे जायज भी नहीं मान रही फिलहाल। अच्छा। तो जिनको देना है वो खुल आज़ादी से अपने नाम पता पूरा लिखा करके ही है ना वो दें। नहीं, कभी यानी कभी वो- ऐसा हो जाता है कि अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। दिल से कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी आपकी है, आप आराम से घर से 2 बेटियां आपके हैं, आराम से उनके साथ बिता सकते हैं समय, लेकिन बच्चों के लिए बिता रहे हैं, और तब ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, तो ऐसा बुरा भी लगता है, कई बार मेंटली रूप से इंसान परेशान हो जाता है। देखो क्या कि अपन ने मैं 2 बार एकदम मौत के मुंह के पास जाकर के आ गया। एक बार तो ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बचा, एक बार ऐसी एक्सीडेंट हुई कि बस हेलमेट नहीं होता, हेलमेट टूट गया था, फूट गया था पूरा, तो उसी दिन अंत हो जाता। कहाँ की बात है? एक बार तो ससुराल जाते हुए की रास्ते की बात है, दूसरी अपने यहीं चूरू के ही लाल घंटाघर है। तो यहाँ बरसात का मौसम था, तो वहाँ बाइक स्लिप हो गई, वो स्लिप होने से ओवरटेक कर रहा था, उसी टाइम में पीछे से एक ट्रक आया, और ट्रक के आगे वाला टायर है वो तो एकदम पास से गुजरा। मैंने सोचा पीछे वाला तो निश्चित रूप से, मैं ये भी सोचा कि एक बार तो ट्रक के नीचे घुस जाऊं तो बच सकता हूँ। फिर वह इतना ही वो समय था, इतना ही वो सोचा ही वो हुआ नहीं। अगर होता तो हो सकता है मैं उस टायर के नीचे ही आता, मैं वहीं खड़ा रह गया, वो टायर पीछे वाले भी पास से निकल गए। मैंने उस दिन तय किया कि भाई आज का दिन अपना यहाँ ये अंतिम दिन निश्चित ही था, बिल्कुल। आगे की जिंदगी है, ये अपनी बोनस जिंदगी है। तो ये बोनस जिंदगी को अपन देश दुनिया की मानवता जितना अपन बेहतरीन काम कर सकते हैं जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण करके, जो एक सुंदर काम हो सकता है, जो इंसान को एक सुंदरतम काम करना चाहिए, अपन वो करने का पूरा जतन करेंगे। और जिंदगी में ईमान जो अपने मुंशी प्रेमचंद जो अपने महापुरुषों में भी, व्यंजन में भी ऊपरी ऊपर स्थान देते हैं, यहाँ पर भी देखो मुंशी प्रेमचंद का अपन ने इसलिए स्थान दिया कि इन्होंने एक नमक का दरोगा एक कहानी इन्होंने हाँ। रचना की थी। बिल्कुल। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, बिल्कुल। लेकिन जो एक आत्मसात की है नमक का दरोगा, जो एक ईमान की सीख देती है जी। कि अंतिम दम तक चाहे कितना भी लालच क्यों ना आए, आदमी को अपने ईमान नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो वो इन मुंशी प्रेमचंद ने अपने बिल्कुल, इन नमक का महापुरुषों से आपने जो बिल्कुल। सीखा वो धरातल पर दिख भी रहा है। बिल्कुल, तो ये अपना भीतर का है। उसके अलावा अगर अपने कोई विपदा आती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो वो तो फिर क्या कुछ तो फेस करेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, और ज़्यादा अगर हम गलती हैं
तो फिर जहाँ जो सजा होगी वो भुगतेंगे, फिर और क्या है। आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस, और आज के दिन आपने एक ऐसी बुनियाद की ईंट रखी है जो आने वाले भविष्य में इतिहास बनकर रहेगी कि एक कुछ कुछ लोग थे जिनका समूह था और जिन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया है चूरू की धरती में। आज आपकी अपनी मानवता सेवा संस्थान की जो पाठशाला है उसकी शिलान्यास हुआ है। ये कैसे विचार आया कि अब हम करते हैं, और उससे पहले आज उसमें जो लोग आए थे उनमें से एक नाम सबसे बड़ा था निर्मल गहलोत, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल, कैसे जुड़े थे आप उनसे? केवल सोशल मीडिया से। मुझे कहीं न कहीं एक दिली लगाव होता है अपने, अपना भी भाव मत ये समझता हूँ कि अपने में भी बहुत सारी सिमिलरिटी है। इसी वजह से अपन साथ बैठे हैं। बिल्कुल। मैं जब भी निर्मल जी की पोस्ट देखता था, मुझे लगता था कि ये इंसान शिक्षा के क्षेत्र में है और दान भी कर रहा है। वो कहीं किसी धर्मशाला में 1 करोड़ दे दिया, कहाँ हॉस्पिटल में 1 करोड़ दे दिया। ऐसे मैंने कई बार उनके पढ़े। जी। मैंने देखा कि ये इंसान है ना, इस पाठशाला में बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैंने उसकी आईडी में गया, वहाँ मैंने 1-2 कमेंट लिखे। उन्होंने कमेंट लिखे कि ये पुलिस वाला ऐसा कौन है, इनको मतलब जैसे फेसबुक पे ब्लू टिक भी मिला हुआ है। तो उन्होंने मेरी आईडी खोली, मेरी आईडी खोल के उसमें देखा तो उनको काम पसंद आया। उन्होंने पसंद आया तो उसी टाइम उनकी बेटी का जन्मदिन था। अच्छा, तो बेटी के कब जन्मदिन की में, बात है ये? ये आज से करीब साल 1.5 साल पहले की बात हो गई। तो तब की बात है, तो उसमें उन्होंने बेटी के जन्मदिन पर 11 लाख रुपए का सीधा, बिना यहाँ ना कभी वो आए, ना कहीं अब किसी से जानकारी ली हो तो वो जान हाँ, सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी तो ली होगी, लेनी भी चाहिए। लेकिन उन्होंने, मैं कहता हूँ उनका विवेक है, बिल्कुल। उनका विवेक शानदार है। उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके उनको लगा कि हाँ ये उपयुक्त है, तो उन्होंने वहाँ बेटी नेहल है उसके जन्मदिन पे 11 लाख भेज दिए। कुछ दिन बाद में मेरा जन्मदिन आया, तब भी 11 लाख भेज दिए। अच्छा, तो 2 बार पहले भी 22 लाख रुपए यहाँ पाठशाला में वो भेज चुके हैं। बिल्कुल। आज भी 21 लाख रुपए का इस पाठशाला के निर्माण में उनकी तरफ से योगदान हुआ है। तो उनका लाजवाब है, लाजवाब साथ है। कुछ कहना चाहेंगे अगर निर्मल गहलोत को आप, वैसे तो वो मान-सम्मान आपने उनको दिया संत है, शिक्षा संत हैं, यूँ मानो, और पैसा ही नहीं है, हर प्रकार से गाइडेंस भी है। हर प्रकार यहाँ पाठशाला में कोई इंटरनल जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी उनका शानदार सपोर्ट है। पूरी उत्कृष्ट जो टीम है, वो हर तरीके से सपोर्ट करती है। बिल्कुल, वो आए थे तो उनकी शालीनता हमने देखी थी। कितने साधारण से बिल्कुल, वेशभूषा में, साधारण पूरे संत तरीके- आदमी है, एकदम संत। और संत वही है, मैं तो ये समझता हूँ, जो पूरा धैर्यवान है, जो मौत को देख के भी विचलित ना हो। जी। तो वो, उनमें विचलन नाम की चीज़ नहीं है। वो मस्त मौला आदमी है, शानदार कर रहे हैं। और न केवल यहाँ उनको लगा कि कोई दिव्यांग स्कूल है। अच्छा, उस दिव्यांग स्कूल की मैडम से ने उनसे संपर्क कर लिया। जी। उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसे दिव्यांग चला, तो उनके लिए 5 लाख रुपए भेंट कर दिए। अच्छा। आए थे यहाँ पे, हाँ, हाँ। और जब उनसे पता चला तो वहाँ उनको भी कर दिए। वो कहते तो हैं कि पुण्य जहाँ मिले वहाँ कर लेना चाहिए आपको। मस्त मौला है। देखो, पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, करोड़ों अरबों भी हैं। और कुछ कई जिनको लगता है कि मैं, कोई मंदिर में लगाता है, कोई गौशाला में लगा, जिनको जहाँ लगाता है। बिल्कुल। हालांकि ये भी लगाते हैं, ऐसा नहीं कि ये वहाँ भी लगाते हैं, हम्म। लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में भी शानदार अग्रणी रखते हैं। अग्रणी है। वहाँ भी खूब सारा डोनेशन करते हैं। मेरे जो अब तक जो पाठशाला में अपन जो मिले हैं, जो चुनिंदा जो लोग हैं, जिनके लिए सेवा ही सर्वोत्तम उनका जो धर्म गुण है, जो धर्म है, उनमें से ये मानो टॉप है। एक कोहिनूर है। हाँ, बिल्कुल। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? थोड़ा सा आप मुझे वो बता दीजिए कि कैसे इसकी आधारशिला आपने रखी? क्या उन लोगों से बात हुई थी कि हम 23 तारीख को चुन रहे हैं, शहादत का दिन चुन रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं के विचारों पे चल रहे हैं, वो विचार आप सोशल मीडिया के माध्यम से रख भी रहे हैं। तो बिल्कुल। कैसे 23 तारीख को चुना और फिर किन लोगों से संपर्क किया, कैसे ये प्रोग्राम हुआ? 26 जनवरी से निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो पुलिस की नौकरी है, इसमें टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल, हाँ। समय मिलता नहीं। तो मैंने तो साथियों को ही बोल दिया था कि आप सब साथी है ना, आप ही 26 जनवरी को भी मैं उपलब्ध नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम में भी मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने इनको बोल दिया था साथियों को, भाई आप निर्माण है इतने, इसको जैसे तैसे शुरू कर दो। 1 कमरा बनेगा, 2 बनेगा, साथियों को ही पता लगेगा। कोई अपने पिता की याद में 1 कमरा बना देगा, कोई अपनी माँ की याद में बना देगा, कोई अपने दादा की याद में है, कोई अपने स्वेच्छा से बना देगा। किसी को लगेगा कि मेरे एक सामाजिक दायित्व है, मैं भी 1 कमरा यहाँ बनाऊँ, तो कोई ऐसे बना देगा। ऐसे करके ये बनते रहेंगे हमको, और इन बच्चों के लिए एक अच्छी सी स्कूल है वो बन जाएगी। लेकिन नहीं, साथी और भी मैंने सब साथियों से, निर्मल भाई साहब से हम चर्चा की, तो बोले ऐसा नहीं, अपने एक अच्छा 23 मार्च को
निर्मल भाई साहब ने ही ये तारीख सुझाव किया। हाँ, तो उन्हें एडवाइस की कि 23 मार्च को भगत सिंह का शहादत दिवस है, बिल्कुल। तो उनके बलिदान दिवस पर अपन इस कार्यक्रम करें और कुछ अच्छा कार्यक्रम करें, जिसमें और भी साथियों को पता लगे, दूर तक ये बात भी जाए, और इसकी जो निर्माण में जो लागत आ रही है उसका कुछ % उस कार्यक्रम में जरूर आए, जिससे इन बच्चों को ये जो काम करने में अपने को थोड़ी आसानी रहे। अनुमानित कितना राशि आई होगी आज? आज लगभग 50-60 लाख आपने जब देखे होंगे, शायद 50-60 लाख रुपए की आज घोषणाएं हुई हैं। बिल्कुल, आपका जो प्रोग्राम देख देख के लोग बाहर से भी आपको कर रहे थे, यहाँ आए उन्होंने तो किया ही, बाहर से भी लोगों के फोन आ रहे थे कि हम इतना देना चाहते हैं, हम इतना देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ दूर दूर बैठे साथी जो आ नहीं सकते, तो वो भी शानदार रूप से अपना सपोर्ट है वो लगातार पहुँचाते रहते हैं, और निश्चित रूप से पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि निर्माण कार्य है वो काफ़ी लंबा चलेगा, तो तब तक पहुँचाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे साथी मकान निर्माण में भी आगे आएंगे, और इन बच्चों के लिए एक शानदार जो आवासीय जो स्कूल की अपन जो कल्पना की है कि इनका जो घुमंतु जीवन है उसमें ठहराव आए, ये बच्चों की पढ़ाई बीच में ना छूटे, इनको एक अच्छी एजुकेशन मिले, तो वैसा अपना जो सपना है वो साकार होगा। और वैसा ही सपना इन अपने जो शहीद भगत सिंह का है, इनका भी ये था कि अंतिम तबके तक देश के संसाधनों का लाभ पहुँचे, सब में आने वाली नस्लों को पहुँच मिले उसका लाभ, जब देश आज़ाद। बिल्कुल समानता आए, ये चीज़ें तो ये उनका एक सपना था। तो उस सपने को भी अपना आधार बना करके और इन महापुरुषों की याद में ही आज ये 23 तारीख का ये दिन चुना था। बिल्कुल, बहुत शानदार और उम्दा काम है, आपने उम्दा तरीके से कर भी रहे हैं। आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज ये आधारशिला रखी है, एक दिन ये मुकाम जो आप चाह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। आपकी एक सीमित टीम है, सीमित आपके पास संसाधन है, फिर नौकरी है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, 2 बेटियां हैं आपकी, अभी छोटी बेटियां हैं, तो बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। आगे किस तरह से देखते हैं कि पूरे राजस्थान में, देश में ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई प्लान आप सोच रहे हैं कि भाई हम अपनी पाठशाला के अलग अलग ब्रांच खोलें, आज चूरू में हैं, कल झुंझुनू में खोलें, परसों सीकर में खोलें, ऐसे, या जो लोग कर रहे हैं उनको सामूहिक रूप से किया जाए? बिल्कुल सा आपने हमारी जो मुंह की बात थी या हमारी जो सोच थी वो आपने पहले आप ही बता चुके हैं कि वास्तव में ये ऐसा ही प्रयास है कि यह पाठशाला निर्मित हो, उसके बाद में हॉस्टल वगैरह अपने पास हो जाएंगे, अच्छी खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छी स्कूल की पढ़ाने की पूरी टीम अपने पास बन जाएगी। तो उसके बाद में अपन ऐसे जो सेवाभावी साथी हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं अनेक इलाकों में ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उनसे भी सब अपनी कनेक्टिविटी करेंगे, बैठेंगे साथ में, एक साथ में, और एक टीम बनाएंगे। उसके अलावा और जो सेवा साथी हैं, सेवाभावी हैं, जो इस काम को करना चाह रहे हैं, जो टैलेंट रखते हैं, जो इन बच्चों को में उनमें ऐसा हुनर है कि वो इन बच्चों को प्यार प्रेम से इनको झोंपड़ियों से निकाल सकते हैं, इनको ईंट भट्ठों से ला सकते हैं, तो ऐसे सेवाभावी साथियों की पूरी एक टीम है वो बढ़ाएंगे। और जितने, अब सबको तो कहना यूँ मानो अपनी भाई कहना एक प्रकार से अति होगी, बिल्कुल, लेकिन जितना अधिकतम ऐसे जो वंचित बच्चे हैं, जो आज भी सरकारी शिक्षा से भी वंचित हैं, जो यानी यूपी, एमपी, बिहार से उनका घुमंतु जीवन है, वो मजदूरी करने के लिए कभी किसी इलाके में रह रहे हैं, कभी किसी इलाके में रह रहे हैं, और उनके पास किसी चीज़ का कोई यूँ मानो सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तो करेंगे कि अपन यहाँ उनको हॉस्टल में ला करके यहाँ उनको पढ़ाएं। बिल्कुल। इसके अलावा जो हॉस्टल में नहीं आना चाहेंगे, जो वहीं रहना चाहेंगे, तो उनके लिए वहाँ भी ऐसे टेंट लगा करके भी अपन पढ़ा सकते हैं। शुरुआती दौर में ऐसे काम, बिल्कुल, ऐसे टेंट लगाएंगे, कुछ दिन तक उनका जुड़ाव होगा, फिर अपन अगर यहाँ पहुँच सकता तो ठीक है, नहीं तो फिर और इनकी ब्रांच ऐसे खोल करके उन बच्चों को एजुकेशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत उम्दा काम है आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसे बच्चों के बारे में कोई इंसान तो सोचता है। आखिर में आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से जो लोग जिन्होंने आपको देखा है और जो अभी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पाठशाला के लिए, इन बच्चों के लिए, कि वो आपका सहयोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, बोल हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, वंदन है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी सामाजिक क्षेत्र में अपन योगदान दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केवल पाठशाला में दें। जहाँ आपको लगे अपने आसपास में कहीं कोई गरीब लड़की है, कोई कमज़ोर तबके का कोई बीमार ऐसा है, तो उसकी भी अपने को मदद करनी चाहिए। या अपने आसपास में कहीं लग रहा है कि ये निर्धन लड़की है, इसको मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई एक लड़की को भी पढ़ा दे। जी, अगर समर्थ है, काबिल है, महीने की 50-60 हज़ार या 40-50 हज़ार भी अगर तनख्वाह है,
तो अपने अगर 2 बच्चों को पढ़ा रहा है तो किसी एक ऐसी निर्धन बेटी या बेटे को भी अगर पढ़ा करके उसको आगे बढ़ा सकता है, वो उस जो जिस दिशा में वो जाना चाहे, कोई खेल में जाना चाहे या कुछ एजुकेशन या कोई और वो इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनना चाहे, तो उस काम में अगर उसकी वो सपोर्ट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। अगर अपने किसी को एजुकेट कर दिया, उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक इंसान अपने को बना दिया, तो निश्चित रूप से वो हर पर्यावरण के प्रति भी अपना दायित्व है वो अच्छे से समझेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ वो पेड़ भी लगाएगा। वो पशु पक्षियों के प्रति भी वो अपना दायित्व है बहुत बेहतर ढंग से समझेगा। बिल्कुल। और यानी तमाम जो तरीके की तरीके जो हैं, जो विसंगतियां हैं, तो उनको वो दूर करने में बड़ो वो शानदार भूमिका निभाएगा। समाज में अपन देखते हैं मृत्यु भोज हैं, बाल विवाह भी आज भी हो रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति भी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जो है, तो इस पर वो इंसान एजुकेट हो गया, वास्तविक रूप में वो शिक्षित हो गया, तो वो जो कंट्रोल मानव थे करने वो की कोशिश कंट्रोल करे। करने में वो पूरी भूमिका निभाएगा और धीरे धीरे वो कंट्रोल करेगा भी। बिल्कुल, और अपने आसपास का माहौल भी ऐसा क्रिएट करेगा, उनको भी शिक्षित ही करेगा, क्योंकि निश्चित ही करेगा। बिल्कुल। मतलब अपन देखते हैं कई कई गांव में खूब सारे जो शिक्षित लोग हैं, वो गांव अलग ही तरकीब में हैं। बिल्कुल। ये थे धर्मवीर जाखड़, जिनसे आपके हिस्से के सवाल, मेरे मन के सवाल, जो तमाम तरीके के सवाल थे वो पूछे। इनके सफ़र के बारे में हमने जाना, पहचाना और आपको बताया, दिखाया। आज 23 मार्च को इन्होंने अपनी पाठशाला की शिलान्यास किया है। एक दिन मंजिल बनेगी, फिर ये कारवां बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे चले थे और अब ये लाखों का कारवां बना भी हुआ है। सहयोग पूरे देश से आ रहा है। तो हमारा साक्षात इनसे सुना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। और अगर आप इनका सहयोग कर सकते हैं तो इनकी फेसबुक आईडी या इनसे संपर्क कर सकते हैं अपनी पाठशाला की टीम से। और यहाँ आकर भी अगर आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अगर सहयोग करना चाहें तो वो सहयोग इनका नहीं होगा, उन बच्चों का होगा जिनका भविष्य उज्जवल होगा। आपके सहयोग से आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चूक हुई हो तो माफी चाहते हैं। सभी बिल्कुल। दर्शकों को धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।